Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will solve a new problem, uh, a preparatory problem that is being asked in 53rd ICO 2021, that is going to be held in Japan on 28th of July through the online mode. If you look at different preparatory problems, out of 31 problems, there are most of the problems are they belong to the organic chemistry. And do you recall that we have already done the problem number 8 and problem number 21, 22, 23, 24, 25? ठीक है, ऐसा ही हुआ था। यस सर। अच्छा, आज हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं प्लेनर कायरलिटी। ठीक है, ये हम प्रॉब्लम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इसको आपको शायद समझने में शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इसको कर लेंगे। ठीक है, प्लेनर कायरलिटी ये प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। और मैं पहले पूरी प्रॉब्लम दिखा दूं। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट्स हैं और इसे समझना का काम बहुत सादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है और आपको करना है। ये प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मुझे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बतानी होंगी, तभी आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कोई बताएगा आप में से? सर, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं वो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ऐसी है ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यानी दो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हों और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो तो वो कायरल होंगे आपस में, मतलब वो इंडिविजुअली कायरल होंगे। और कितने टाइप्स की कायरलिटी हो सकती है ये शायद आपको ना पता हो। देखिए, आपने अब तक प्लेनर जितनी भी पढ़ी है एग्जाम्पल मुझसे या वैसी, वो आपने कायरल कार्बन के हिसाब से पढ़ी होंगी कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अराउंड किसी कार्बन, तो वो कायरल सेंटर कहलाता है और मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है। लेकिन कायरलिटी जो है वो सेंट्रल, जो आपने पढ़ा है वो सेंट्रल है। सेंट्रल के अलावा एक्सियल भी हो सकती है, यानी अराउंड दी एक्सिस। एक्सियल कायरलिटी के अंदर कायरल सेंटर नहीं होता, लेकिन एक्सिस कायरल होती है। ठीक है, और एक और टाइप होती है, बेसिकली टोटल 4 टाइप्स हैं। एक और टाइप होती है जो होती है प्लेनर कायरलिटी। इसमें प्लेन कायरल होता है और ना कोई सेंटर कायरल होता है ना कोई एक्सिस कायरल होता है। और एक और टाइप होती है जो कहलाती है हीलिसिटी। हीलिसिटी बेसिकली एक्सियल कायरलिटी का स्पेशल वर्जन है, लेकिन बहरहाल हम इसको अलग कंसीडर करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कायरलिटी। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल्स जो है वो 4 टाइप के हो सकते हैं, ये कह लें, या आप ज्यादा प्रेफर करते तो आप यूँ कहते हैं टाइप्स ऑफ कायरलिटी। ठीक है, कायरलिटी ये मैंने लिखा है। अच्छा, आपने अब तक जितना पढ़ा ना सब कुछ कायरल सेंटर के मुतालिक पढ़ा है। एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो वो कायरल सेंटर है, और इसी वजह से किसी मॉलिक्यूल में अगर ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स रखता है, तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो एक्चुअल पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो आप कह देंगे कि भाई मॉलिक्यूल कायरल है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि मॉलिक्यूल में अगर 2 कायरल सेंटर हों लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो तो आप उसको मीजोमर कहते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, लेकिन वो सेंट्रल कायरलिटी थी। एक्सियल कायरलिटी में कोई सेंटर नहीं होता है, एक्सिस होता है कायरल। प्लेनर कायरलिटी में कोई सेंटर या एक्सिस कायरल नहीं होता, प्लेन कायरल होता है। ये दूसरी और तीसरी टाइप और चौथी यकीनन ये मुश्किल है पहले के मुकाबले में, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आप बनाएं और वो उस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें ना हो, तो उसका मतलब है वो मॉलिक्यूल आपस में दोनों इनेंशियोमर्स हैं और मॉलिक्यूल कायरल है। अब भले उसके अंदर सेंटर हो या ना हो। अच्छा, हम जाहिर सी बात है इस पूरी डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा और हम
अपने इस प्रॉब्लम नंबर 26 जो हम आज करना चाह रहे हैं उससे डिविएट कर जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जितना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। प्लेनर कायरलिटी पे मेरा फोकस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्लेनर कायरलिटी से मुतालिक है। ये हेडिंग भी देख सकते हैं आप, प्लेनर कायरलिटी, ठीक है। अच्छा, ये हम देखते हैं थोड़ी देर में। मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक टर्म होती है साइक्लोफेन, ठीक है, ये क्या होती है? आप पढ़ के समझा सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पढ़िए यहाँ से यहाँ तक। आयशा आप पढ़ें और मुझे एक्सप्लेन करें इसी वक्त। Sir, a cyclophane consists of aromatic units, typically benzene rings and जी, ओके। अच्छा, साइक्लोफेन ये एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड्स है आप लोगों के लिए, और मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं। फिलहाल इस पिक्चर को इग्नोर करें, ये मैंने एडवांस से बना के रखी हुई है। देखिए, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसमें 6 पोजीशंस हैं। ये जो 2 पोजीशंस हैं ये एडजेसेंट है आपस में, ठीक है ना, ऑर्थो हैं यूं कह लें। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं यहां से कोई लूप इस तरह का बनाऊं, मैं कहने का चाह रहा हूं कुछ ऐसा, ठीक है, यानी ये एक लूप है, एक गोल वो है, रिंग है, और जो एडजेसेंट पोजीशन पर है ऑर्थो, तो ये बन सकता है और होते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप बजाय 1-2 के 1-3 लिंक देखें, यानी ऑर्थो के बजाय मेटा लिंक अगर आप देखें, जो आपको उस वक्त देखने में थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, लेकिन बहरहाल हो सकता है। एक मिनट, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो Excuse me, sir. एक्सक्यूज्ड, बोलिए। So, actually स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा। लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं चेक करता हूँ, लेट मी सी क्या इशू हो रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये तो आयशा और याया मेरे पास ज्वाइंट है, और Sorry sir, लाइट चली गई थी। नहीं, इट्स ओके। मैं कह रहा हूँ कि लिंक इनका ज्वाइन नहीं हो रहा है, इस्माइल का, इस्माइल और रमीशा का। रमीशा का क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा? मैं यहाँ से प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास आप दोनों मौजूद हैं, तो इसका मतलब है हमारा इंटरनेट काम कर रहा है और लिंक भी एक्टिव है, जब भी तो आप लोग आए इस लिंक के थ्रू। कहाँ पे लैकिंग है? उनके इंटरनेट की सर्विस का मसला है प्रोबेबली, और क्या वजह हो सकती है? Could you guide me? Okay, students, we were discussing that we may have 1-2 linkage, यानी ऑर्थो से हम ये एक रिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ऑर्थो लिंकेज से, मेटा से भी कर सकते हैं, और इसी तरह पैरा से भी कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑर्थो है, तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, पहले मैं बना लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको मेटा वाला और खास तौर पे अब जो मैं पैरा बना रहा हूँ वो तो बहुत ही अनयूजुअल सा लगेगा, ठीक है, मतलब हो सकता है आपको ये बहुत ही यूं लगे अनयूजुअल। ये देखें, ये अब ये देखें, ये 1-2 से लूप मैंने बनाया, ये 1-3 से और ये 1-4 से, यानी ऑर्थो मेटा पैरा। साइक्लोफेन्स बेसिकली इन दो को कहते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक जिनमें एलिफेटिक या कोई और साइड चेन ऐसी लगी हो जिसमें बीच में एरोमेटिक आ भी सकता है, जो नॉन एडजेसेंट पोजीशंस पे हों। देखें, ये तो दोनों एडजेसेंट हैं, ये नॉन एडजेसेंट है, यानी मेटा या पैरा ही हो सकता है। ये दो मॉलिक्यूल्स की जो क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन है, वो साइक्लोफेन है। अब डेफिनेशन पढ़ें। अ साइक्लोफेन कंसिस्ट ऑफ एरोमेटिक यूनिट्स, typically benzene ring and aliphatic chains that form bridges between two non-adjacent position of the aromatic ring. Non-adjacent का मतलब है 1-1-1-2 ना हो, 1-3 हो या 1-4 हो, ठीक है। अब मैं बीच में किसी भी एलिफेटिक चेन पे रिंग लगा दूं, यहाँ जैसे फर्स्ट करें ये डिलीट करके बेंजीन रिंग लगा दूं, तो ये इस टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा जो आपके
प्रॉब्लम में मौजूद है। अच्छा, अब ये पैरा लिंकेज है तो ये कहलाएगा पैरासाइक्लोफेन, ये कहलाएगा मेटासाइक्लोफेन, ऑर्थोसाइक्लोफेन नहीं कहलाता। ये देखिए अभी नीचे नाम यही लिखा हुआ है, पैरासाइक्लोफेन, ठीक है। और 2-2 का मतलब है कि दोनों रिंग्स में 2-2 कार्बन की स्पेसिंग है, यानी CH2 है, ये CH2 है, तो ये 2 हो गया, यानी 2 CH2 हो गए, इधर भी 2 CH2 हो गए, तो वी कॉल इट 2-2 साइक्लो पैरासाइक्लोफेन। अगर मैं एक तरफ 3 कर दूं, यानी एक CH2 और ले आऊं, तो ये 3-2 कहलाएगा, 3-2 साइक्लो पैरासाइक्लोफेन। इसी तरह अगर मैं यहां से ये लिंक तोड़ के यहां जोड़ दूं, ठीक है, तो फिर एक तरफ से मेटा हो जाएगा, एक तरफ से पैरा, पैरा में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, हम उसमें नहीं जाते। तो ये यहाँ लिखिए बात, एज शोन बिलो, इफ द ब्रिज इज इथाइलिन एंड द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न इज पैरा, इट इज कॉल्ड 2-2 पैरासाइक्लोफेन, ठीक है। अच्छा, अब इन जो साइक्लोफेन्स हैं, पैरा की बात हम कर रहे हैं, इनमें कायरलिटी पाई जा सकती है। कायरलिटी किस टाइप की? प्लेनर कायरलिटी, यानी कि इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं कि जो जिनमें सिमेट्री एब्सेंट हो। अच्छा, बाय द वे, ये जो पेरेंट है यानी 2-2 पैरासाइक्लोफेन, ये कायरल नहीं है, इसमें प्लेनर सिमेट्री मौजूद है। अब यहाँ पर आ जाए, ठीक है, अब मैं ये मैंने बना के रखा हुआ था पहले से, ठीक है, ये वही है जो मैंने वहां आपको दिख रहा है 2-2 पैरासाइक्लोफेन। इसका आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर परसीव कर सकते हैं, क्या होगा, क्या ख्याल है आप लोगों का? कुछ मुझे आइडिया दें। जी इस्माइल, कोई जहन में है कोई चीज आपके? मे बी सर, ये जो बेंजीन की जो नीचे वाला बेंजीन है उसका हाफ, और ऊपर वाला जो बेंजीन है उसका अपर हाफ, ये दोनों अबव द प्लेन होंगे। अच्छा, चलो यूं समझाता हूँ आपको। ये बोल्ड का मतलब है कमिंग टू यू, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऐसा है कि ये बेंजीन नीचे वाला जो नजर आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की या मोबाइल की, उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाला भी उस पर परपेंडिकुलर है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो जस्ट लाइक स्टिक्स, कि आपने एक फिनाइल बेंजीन रिंग रखा और उसके ऊपर दूसरा रखा, इतना ऊपर के वो टच ना हो रहा हो, बीच में ये स्पेसिंग आ रही है 2 CH2 की। मैं इसकी 3D पिक्चर दिखाता हूँ, आप सब लोग देखें इसकी, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है, तभी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हियर वी गो, मैं इसको, ये देखें, कुछ समझ में आ रहा है? ये देखें, ये बेंजीन रिंग है एक, और ये दूसरा, दोनों एक दूसरे के, दोनों के प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दोनों सेपरेट हैं 2 CH2 से, यानी ये CH2 और ये CH2, मिथिलीन, इधर से भी इधर से भी। आर यू गेटिंग दिस पिक्चर? यस सर। ठीक है, गौर से इसको दोबारा देख लें, ये पिक्चर को आपको समझना जरूरी है, इस 3 डायमेंशन पिक्चर को, तभी आपको समझ में आएगा। ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पैराफेन्स, और ये साइक्लोफेन्स, सॉरी, और पैरा पे लिंकेज है तो पैरासाइक्लोफेन्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आप गौर से देख लें। अच्छा, इस वक्त ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है सर। वेरी गुड, सिमेट्रिकल है। और कैसे, मैं बताता हूँ। यहां से आप प्लेन गुजार दें तो इक्वल हाफ पे कट जाएगा मॉलिक्यूल, है ना, इधर, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वली एग्जिस्ट करेगी। और प्लेन आप यूं भी गुजार सकते हैं, यूं कि आप पूरा एक ये बेंजीन रिंग ऊपर छोड़ दें और CH2 ये वाला और एक CH2 ऊपर छोड़ दें, इसी तरह नीचे छोड़ दें, ठीक है। तो ये यू भी प्लेन है, यू भी प्लेन है और यू भी प्लेन है, यानी ये तो हर जगह से तीनों साइड से प्लेन से मौजूद है इसका अंदर, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैं बात कर रहा हूं। और इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है ऐसा पॉइंट सेंटर में जिससे ग्रुप सारे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वी डिस्टेंट है। मतलब मैं वो दिखा नहीं सकता, आप ये समझिए कि ये जो जगह है स्पेस, ये बिल्कुल मैं यहाँ एक डॉट दिखा दूं
तो उस डॉट से ये CH2 का H और ये H एक ही डिस्टेंस पे होंगे डायगनली, ये एक ही डिस्टेंस पे होंगे, यानी सारे ग्रुप एक ही डिस्टेंस पे होंगे। अगर मैं बिल्कुल समझे एक पाइप लेकर, एक रॉड लेकर यहाँ से पेनिट्रेट करूँ इस मिड से और उस मिड से क्रॉस करा दूं, और जो उसका बीच का पॉइंट होगा जंक्शन, यानी ये वाला, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री लगेगा। ठीक है भाई, ये पिक्चर आपके जहन में आ गई है 3D। अब हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। अब होता ये है, क्वेश्चन ये लिखा है कि जब आप 2,2 पैरासाइक्लोफेन को ब्रोमिनेट करें तो ब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेशन होगी, यानी कंपाउंड A बन जाएगा। और रिएक्शन बिल्कुल वही है, Br2 प्लस FeBr3। आपको पता है इसका मैकेनिज्म, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। पहले ब्रोमीन और FeBr3 रिएक्ट करेंगे और जो वो है इलेक्ट्रोफाइल उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर बेंजीन इस पर अटैक करेगा। जैसे आप करते हैं बेंजीन की ब्रोमिनेशन करते हैं, और इसको आप बेंजीन ना समझें, इसको आप जैसे 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन टाइप समझ लें, क्योंकि दोनों तरफ CH2 लगे हुए, तो तकरीबन वैसी। तो एक तरफ ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने CHs मौजूद हैं, एरोमेटिक हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4 और 8। ये 8 आइडेंटिकल हैं। क्या ख्याल है, आर ऑल दीज 8 आइडेंटिकल? यस सर। बिल्कुल, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करके दिखाया। तो इसलिए अगर मैं एक दफा ब्रोमीन यहां लगाता हूं इधर, तो वो इधर वाला ब्रोमीन या इधर वाला एक ही बात है, क्योंकि मैं पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूंगा तो घूम के वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहां लगाता हूं ब्रोमीन, तब भी एक बात है, तब मैं इसको यूं रोटेट कर दूंगा मॉलिक्यूल को। तो बहरहाल ये 8 एक ही हैं, लेकिन इसमें होगा ये कि 2 एनेंशियोमर्स बनना पॉसिबल है। तो ये बेसिकली ये 8 पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है, ये एनेंशियोटोपिक है। अगर मैं एक दफा ब्रोमीन यहाँ ऐड लगाता हूँ, जैसे ये लगाया है कंपाउंड A में, और एक दफा यहाँ लगाता हूँ, तो ये अभी देखने में हो सकता है आपको एक जैसे लग रहे हो कि सर दोनों एक है, लेकिन नहीं है। आप अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो नहीं होंगे। देखें ना, आप इसको उठा के यहाँ इसके ऊपर रख दें तो नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रोमीन यहाँ आ रहा होगा, ये वाला जो पैरेंथेसिस के अंदर है, ये ब्रोमीन यहाँ आ रहा होगा। आप अगर रोटेट करके रखेंगे तब भी नहीं आएगा। तो मकसद कहने का ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला को करस्पॉन्ड करते हैं, और सिर्फ इनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, वो डिफरेंट है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये आपस में क्या हुए, इनेंशियोमर्स हुए ये दोनों। अच्छा, अब जब इनेंशियोमर हुए तो फिर वही बात कि एक R होगा, एक S होगा, रेक्टस और सिनिस्टर। हमने सेंट्रल कैरलिटी में निकालने का रूल भी सीखा हुआ है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट रूल है। तो ये जो R लिखा है, ये R फॉर रेबोई है, यानी R एनेंशियोमर है, रेक्टस। F फॉर सिनिस्टर। नीचे जो P लिखा है, P स्टैंड फॉर प्लेनर, प्लेनर कैरलिटी का टॉपिक चल रहा है। तो RP या SP, ये थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिया। अगर ये सीधे सीधे R लिखते या S लिखते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, क्योंकि R और S की जो टर्म्स हैं वो सेंट्रल कैरलिटी के लिए डेजिग्नेटेड है। ये जो सेंट्रल कैरलिटी होती है उसके लिए RS नॉमेनक्लेचर होता है। प्लेनर के लिए R के साथ P लगा देते हैं पैरेंथेसिस, उसमें क्या कहलाता है वो, सबस्क्रिप्ट में, और S के साथ भी P लगा देते हैं। इसी तरह एक्सियल कैरलिटी भी होती है, जो हम नहीं पढ़ रहे, ये यहाँ लिखी है, उसमें A लगा देते हैं, RAPA। तो आपने अब तक जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो तो आपने ये पढ़ा है RS, लेकिन एक चीज और होती है जिसको हम RA और RSA कहते हैं, ठीक है। ये A फॉर एक्सियल है, यानी एक्सियल के अंदर भी ये केस हो सकता है। इसी तरह RP और SP भी होते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी होते हैं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ कि जब सेंट्रल कैरलिटी होती है ना, उसको हम पेयर ऑफ एनेंशियोमर को RS से करते हैं डिफरेंशिएट, एक्सियल में RASA से करते हैं, प्लेनर में RPSP से करते हैं, और हीलिसिटी में भी करते हैं। हीलिसिटी में हम कैसे करते हैं, हीलिसिटी में बेसिकली RS नॉमेनक्लेचर नहीं होता है। हीलिसिटी में हम लेते हैं PM प्लस माइनस, वो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट करने के लिए बता रहा हूँ। We call it PM, where P is plus M for minus। तो ये जो पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स हैं वो इस तरह डेजिग्नेट किए जाते हैं। हमारा जो फोकस एरिया है वो
आज के दिन का वो ये है जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। हम ये निकालना सीखेंगे कि ये वाला एनेंशियोमर R है तो कैसे है, ये एनेंशियोमर S है तो कैसे। ठीक है भाई इस्माइल, आर यू देयर? यस सर। जी इस्माइल। जी सर। आर यू देयर? यस सर। ओके, तो ये रहा मॉलिक्यूल। अब देखिए मैं इसमें एक जगह पे ब्रोमीन लगा देता हूं, जैसे यहां लगा दिया। नाउ कम बैक टू दिस 3D पिक्चर। ये देखिए रेड वाला ब्रोमीन है। अब एक ब्रोमीन लगाने से आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब ये हर जगह से सिमेट्रिकल नहीं रहा। क्या ख्याल है? यस सर। आप इसमें आप सिमेट्रिकल प्लेन ढूंढ सकते हैं? सर इसमें सिमेट्री नहीं है। नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। मैं जानबूझ के घुमा रहा हूँ मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा करके ताकि आप हर एंगल से इसको देख लें। आपको किसी जगह से सिमेट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ एक H को यानी एरोमेटिक H को ब्रोमीन से रिप्लेस करने के बाद आपने सिमेट्री खोजी। नाउ द कायरलिटी हैज बीन डेवलप्ड। क्योंकि जब तक ये ब्रोमीन नहीं था तो हम कह रहे थे कि यूबी एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यूबी है और एक्स वाई जेड तीन एक्सिस पे। तो अब ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया है क्योंकि इसमें अब सिमेट्री नहीं है। लेकिन अब वही वाली बात, कायरल है तो कौन सा वाला है, या आर या एस, ये हम निकालना सीखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहीं सिखाता हूं, इधर इसी पिक्चर में। ये देखें 6 एटम्स यानी कार्बन, जो एरोमेटिक कार्बन है ये प्लेन पर है, कोप्लेनर है। ये जो इसके साथ इमीडिएट CH2 लगे हुए हैं वो भी प्लेन पर है। तो यानी 8 कार्बन, 6 एरोमेटिक और 2 ये 8 कोप्लेनर है और ये ब्रोमीन भी कोप्लेनर है। ठीक है, तकरीबन यहां से प्लेनरिटी खत्म हो गई है। यानी ये जो CH2 के ऊपर वाले 2 CH2 हैं ये इस नीचे वाले प्लेन की रिस्पेक्ट से नॉन प्लेनर है, यानी डिफरेंट प्लेन पर है, कोप्लेनर नहीं है। ऐसी है, इज इट सो? सर एक बार रिपीट करते हैं, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूं कि देखें 6 बेंजीन के कार्बन और 2 CH2, ये वाला CH2 और ये वाला CH2, कितने हो गए? 8 कार्बन और ये ब्रोमीन। तो ये 8 कार्बन और 1 ब्रोमीन और 3 हाइड्रोजन जो बाकी जगहों पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो 8 और 1 9 और 3 12, ये जो 12 एटम्स हैं ये सारे एक ही प्लेन पर है। यस सर। है ना, एक ही प्लेन। आप यहां से भी देख सकते हैं ना वापस, ये देखें, ये देखें 6 बेंजीन वाले और 2 ये और बाकी ये एक ही प्लेन पर है, तो ये कोप्लेनर है। ये पहला कार्बन जो प्लेन से हटकर है, यानी वो यहां पर भी है CH2 और यहां पर भी है, ऐसी है ना। ऐसे कार्बन को जो पहला कार्बन हो प्लेन से हटकर, उस एटम को मतलब हम कहते हैं पायलट एटम। ठीक है, पायलट एटम is the first atom that is not on the plane, या that is adjacent to the atoms that are on the plane। ये नॉमेनक्लेचर है, एक सिर्फ टर्म सिखाने के लिए कि पायलट एटम हम उसे कहते हैं जो पहला नॉन प्लेनर एटम होता है, उस प्लेन से हटकर होता है, जो इमीडिएट होता है। मतलब आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं सर ये वाला आपने पायलट बोला था, ये क्यों नहीं है पायलट, ये क्यों सारे ही हैं? नहीं, जो इमीडिएट होगा। तो वी हैव 2 पायलट एटम्स, ये वाला और ये वाला, बाकी पायलट नहीं कहलाएंगे। अच्छा, अब हमें किसी एक पायलट एटम को अपने करीब रख के RS निकालना है। यहां से अगर हम व्यू करते हैं, यानी यूं, मतलब समझे आप यहां खड़े हुए हैं और आपका विजन यहाँ, आपका व्यू यहां पर है, यानी आप इस पायलट एटम को देख रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहां से इस पायलट एटम को देख रहे हैं। चूंकि यहां से ब्रोमीन करीब है लेफ्ट साइड से, तो इसलिए आप यहां से व्यू करेंगे। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर फोकसिंग ऑन दिस पायलट कार्बन और पायलट एटम बिकॉज दिस ग्रुप इज नियरर। तो अब इसका रूल ये है कि पायलट एटम तो सिर्फ पोजीशन समझाने के लिए बताया, ये जो प्लेनर वाले ग्रुप्स हैं, यानी ये CH2, ये कार्बन और ये कार्बन, ये लाइन से हैं, लगातार है, यानी 1 2 3।
इसकी डायरेक्शन क्या है? इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? 1 2 3 ये लूप यू बन रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो ये आर हो गया, ये प्लेन जो है ये आर हो गया। अगर फर्ज करें मैं ब्रोमीन डिलीट करके यहां लगा दूं, फिर दोबारा यहीं से व्यू करेंगे आप 1 2 3 एंटी क्लॉक बन जाएगा, फिर एस हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात कुछ कुछ आपके? सर हम पायलट एटम को नहीं व्यू करेंगे? एक मिनट रुकिए, वेट करें। जी बोलिए। हेलो, वेट 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 वेट। देखिए पायलट एटम सिर्फ रेफरेंस के लिए, ये आपको ये बता रहा है कि आपको किस पायलट एटम के करीब रहकर आपको व्यू करना है, लेकिन जो चीज व्यू करनी है वो आपको प्लेनर एटम्स ही करने हैं, ऐसे एटम जो प्लेन पर मौजूद है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये वाला 1 2 3, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन पर हैं और इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अच्छा, मैंने यहां इस CH2 के बाद इसको लिया, ठीक है। मैं इस तरफ इसलिए गया कि यहां से ब्रोमीन करीब है, मैं इस तरफ इसलिए नहीं गया, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं था। अगर मैं ब्रोमीन को उठा के यहाँ रख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आप बोले सर यहां से देखने में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ खड़े होकर देखें इस तरफ ये वाले पायलट एटम के पास, तो 1 2 3 फिर तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब इस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए कि हम किस तरह इसको समझें, तो जहां से ये जो ग्रुप है ब्रोमीन है इस वक्त, या मिथाइल या अमीनो कुछ भी हो सकता है, जहां से ये करीब होगा आप वो ग्रुप वहां से आप इसका व्यू करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें बना हुआ भी है समझाने के लिए। इन्होंने क्या किया, ये CH2 लिया पहला, यानी ये वाला CH2 है, ये वाला ये CH2, फिर ये इप्सो कार्बन, फिर ये कार्बन और ये ब्रोमीन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये आर हो गया, P फॉर प्लेनर है तो ये आर हो गया। अब ये देखिए ये वाला ऐसे इनेंशियोमर, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने ये पायलट एटम है, हमने यहाँ से व्यू किया, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एंटी क्लॉक जा रहा है तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। सर ये तो समझ में आया, लेकिन सर अगर जैसे मोर देन वन है, अगर एक ही बेंजीन पे दूसरा है या जो एडजेसेंट बेंजीन है उसके ऊपर लगा हुआ, फिर हम लोग फिर ओके कैसे करेंगे? मैं आपको दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं वो आपकी बात सुनता हूँ। एक मिनट मुझे दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। जैसे इस वाले मॉलिक्यूल को बताइए ये R कॉन्फ़िगरेशन रखता है या S? सर आर। R रखता है, वेरी गुड। देखिए बहुत सिंपल है, ये प्लेन पे अमीनो है, ये पायलट एटम है, आपने यहां से व्यू किया, नंबर 1 इसे कहा, नंबर 2 इसे कहा, नंबर 3 इसे कहा, क्लॉकवाइज हो गया R। अब इसका बताइए। सर ये NH2R होगा और CH3S होगा। सर Very good. RS है। अब देखिए यहां से आप व्यू करते हैं तो R है, और अगर आप यहां से व्यू करते हैं तो S है। S है। अच्छा, अब फिर क्या करें ऐसे केस में? क्या दोनों कहते हैं? इसमें प्रायोरिटी रखते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, इस पे रखते हैं प्रायोरिटी। अब देखिए NH2 और CH3 में किसकी प्रायोरिटी होती है प्री-लॉ कन्वेंशन के मुताबिक? NH2 की होती है। तो मैं इस प्लेन को क्या कहूंगा? R। हालांकि यहां से देखने में S बन रहा है, लेकिन अमीनो इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन मिथाइल। तो ऐसे केस में ओवरऑल, क्योंकि आपको कहना तो कोई एक होगा ना, ये थोड़ी हो सकता है कि एक ही प्लेन की दो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, RB और SB। तो इसलिए अब आप इसको R कहेंगे एज पर रूल। कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर। अब ये वाला करें, तीसरा मॉलिक्यूल। सर CH3S होगा और NH2R होगा। तो सर ये भी R कहलाएगा। लेकिन कहलाएगा क्या है? आंसर तो एक ही देना है ना आपको, R होगा सर। R होगा, ये भी R कराएगा क्योंकि N और C का मुकाबला। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो डिफरेंट है, अगर हम इधर भी NH2 कर दें फिर क्या कहलाएगा? दोनों तरफ NH2 हो जाए। सर दोनों की प्रायोरिटी है। फिर तो सर ये तो मॉलिक्यूल कायरल ही नहीं होगा, तो शाबाश, बन जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी इंप्रेसिव। उस सूरत में मॉलिक्यूल कायरल ही रहेगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ठीक है, और यही जवाब यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ पे भी अमीनो कर दूं या यहाँ मिथाइल कर दूं तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं रहेगा, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। मैं यूं प्लेन गुजारूंगा तो इक्वल हाफ हो जाएंगे। तो शाबाश इस्माइल,
वेरी गुड। ये वाला बताइए, नीचे वाला मॉलिक्यूल। सर आर और एस ही है उसी तरह, लेकिन प्रायोरिटी हम आर को देंगे। तो आप मुझे एक आंसर बता दें, मैं क्या कहूं इस प्लेन को, आर कहूं एस कहूं? प्लेनर काइनेटिक है आर, वेरी गुड। बाकी लोग एग्री करते हैं? रमीशा, याया, इस्माइल, आयशा, यस चारों? सर। जी सर, आ रही होगा। ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, सारे ही आर है इत्तेफाक से, चारों आर है। ठीक है, नाउ कम बैक टू अवर क्वेश्चन। ये आर है, ये एस है। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमारा क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, ये तो हम अभी तक फाउंडेशन ही बना रहे थे अपनी। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि चले पढ़ लेते हैं। ब्रोमिनेटिंग 2,2 पैरासाइक्लोफेन अफोर्ड्स मोनो ब्रोमिनेटेड A which exhibits planar chirality, that is RP and SP isomers. Here as shown in the dotted square, the definition of RP is that the ortho substituent is oriented in clockwise direction when traced from the other aromatic unit through the ethylene bridge. ये तो मैंने समझा दिया आपको। आगे कहते हैं फर्दर ब्रोमिनेशन ऑफ A फर्निश डायब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट B से E। मोनोब्रोमिनेशन के बाद दोबारा ब्रोमिनेशन की तो डाई हो गई, तो ये 4 कंपाउंड बन गए B, C, D, E। सवाल ये है, पहला सवाल आज के दिन का, B से E इन चारों में कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? जी, पहला देखें B, इज इट कायरल और ए कायरल? जो कायरल है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बी सर ए कायरल है। B, कंपाउंड B क्या है? बी सर ए कायरल नहीं? एक कायरल। ए कायरल है। आपको कुछ सिमेट्री नजर आ रही है इस मॉलिक्यूल में B में? नहीं सॉरी, ई में नहीं सर, मैं कह रहा था डी में शायद। अरे बारी बारी बात करें ना, पहले B का बताएं, छोड़ें अभी सारी बातें, सिर्फ B का बताएं, ओनली B। सर बी शायद कायरल है। बी कायरल है सर, ए कायरल नहीं है। B कायरल है, ठीक है, क्योंकि B में कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है। B कायरल है। अच्छा, अब आए C पर। C सर ए कायरल है। सर क्या कहते हैं? मैं लिखता रहता हूं यार। ये आपका B कायरल है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए C क्या है? सर सर शायद कायरल ए है। कायरल है। सर कायरल। नहीं, अनफॉर्चुनेटली C कायरल नहीं है, C A कायरल है। सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ढूंढ के कहाँ है? ये मैंने ये B बना दिया, ये रहा। ठीक है, यही है ना B। आ जाए इधर, सॉरी, ये इसका क्लोन बन गया, ये रहा। किधर है इसमें? देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? आपको नजर आ रही है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? जी इस्माइल। सर दो इथाइलिन के बीच में से अगर वो करेंगे तो फिर हो जाएगी प्लेन ऑफ नहीं, सिमेट्री। नहीं होगी ना। ये देखिए, अगर आप यूं कट करेंगे तो एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है ब्रोमीन। अगर आप यूं कट करेंगे तो एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, कहीं से भी नहीं होगी। लेकिन इस पे सर फिर कैसे एक कायरल होगा? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर आप दोनों बेंजीन रिंग के बिल्कुल बीच में हवा में यहाँ पर एक डॉट बना दें, तो उस डॉट से उस सेंटर बना दें, उस सेंटर से ये ब्रोमीन का और ये ब्रोमीन का फासला बराबर होगा। दे विल बी इक्विडिस्टेंट एंड अपोजिट डायरेक्शन। ऐसी होगा ना? ठीक है, मैं बना नहीं सकता, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। यहां कहीं बीच में ना, यानी इधर समवेयर हियर, तो उस पोजीशन, उस
पोजीशन से सारे ग्रुप अपोजिट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही डिस्टेंस में होंगे। तो मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसमें सी में, इसलिए ये एक कायरल है। अब यही देखने की कोशिश करें ना, मैं बीच में पॉइंट रख दूं तो ब्रोमीन एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैं इरेज कर दूं क्योंकि ये बार बार बॉदर कर रहा है। ठीक है, अब आए डी पे। डी के मुतालिक क्या कहेंगे आप? कोई सिमेट्री है इसमें? सर एक कायरल है। कैसे सिमेट्री है? क्या इसका मतलब ये हुआ? कहाँ है, मुझे दिखा दें। आंसर ये है, डी बी कायरल है, ई बी कायरल है, बी बी कायरल है, सिर्फ सी जो था आपका वो ए कायरल था। अच्छा, अब इन्होंने कायरल लफ्ज नहीं कहा हुआ, जो इन्होंने कहा है हम वही लिख लेते हैं, लेकिन जब तक आप बाकी चीजें चेक करें, इन्होंने एक्टिव की टर्मिनोलॉजी यूज की, क्योंकि वही बात है ना, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। आप मेरे आंसर्स देखें और अपने आप को कन्विंस करें। कुछ चीज मुझसे पूछनी है तो पूछें। इन द मीनवाइल आई एम टाइपिंग। जी इस्माइल, याह्या, एनी क्यूरी? नो सर। देखिए, सिर्फ कंपाउंड सी ऐसा है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, वरना बी में देखें ये ब्रोमीन नीचे वाले रिंग में आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर वाले रिंग में आपसे दूर जा रहा है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कायरल हो गया। ये वाला मॉलिक्यूल का भी यही केस है कि एक ही रिंग पर ब्रोमीन लगे हुए हैं, एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यही केस बी का भी है। तो आंसर ये है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी आयशा, रमीशा? सर ठीक है। ठीक है, गुड। ओके, लेट्स रश। अब देखें, ये कह रहे हैं कि अगर आप इस 2,2 पैरासाइक्लोफेन की डायब्रोमीन एक्सिस ब्रोमीन से इसको ट्रीट कर लें तो इसकी टेट्रा ब्रोमिनेशन हो जाएगी ओवरऑल। एक रिंग पर डायब्रोमिनेशन और दूसरे रिंग पर दोबारा डायब्रोमिनेशन, यानी डायब्रोमिनेशन ऑन ईच बेंजीन रिंग टू जनरेट टेट्रा ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट एफ प्राइम, यानी ये बना है, ये एफ है, ये एफ प्राइम है, और आगे बढ़े, या जी एंड जी प्राइम, ये यानी ये चार आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी अगर आप इस 2,2 पैरासाइक्लोफेन की टेट्रा ब्रोमिनेशन कर दें। और टेट्रा कब होगी? जब आप एक्सिस यूज करेंगे। सवाल ये है, नोट दैट एफ एंड एफ प्राइम आर पेयर ऑफ इनेंशियोमर। ये कह रहे हैं कि एफ और एफ प्राइम इनेंशियोमर्स हैं आपस में। अगर इनेंशियोमर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअली तौर पे कायरल है, जबकि जी और जी प्राइम आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है ये वाला मॉलिक्यूल एक कायरल होगा। तो पहले तो हम यही कन्विंस करेंगे अपने आप को कि ये कैसे एक कायरल है और ये कैसे कायरल है, और फिर बाद में आगे की बात बाद में पढ़ते हैं। तो पहले इसको देख लें, जी को। क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है? जी। Okay, we were talking about the compound G. Do you agree that it has the symmetry in it? जी सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री है सर, वो नीचे वाले ब्रोमीन के और अबव सर वाला जो प्लेन ऑफ ब्रोमीन है सिमेट्री। उसमें। अच्छा, ये आयशा कहती है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। आयशा, आर यू श्योर? यस सर, शायद यस। है प्लेन ऑफ सिमेट्री। शायद ही कंफर्म है, वो ऐसे है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सर 2 बेंजीन रिंग्स के उसमें यहाँ से आप करेंगे उसको, तो हाँ यहाँ से ये देखिए, है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट्स लाइक दिस, सॉरी, ये देखिए, समझ गए होंगे आप। मैं यू कट कर दूं उस मॉलिक्यूल को तो एक ब्रोमीन राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये कहते हैं इस्माइल के सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वो भी है इस्माइल, आप भी सही है अपनी जगह पे, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए जी, और यही बात फिर जी प्राइम में भी होगी। क्या ख्याल है? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये तो होगा सिमेट्रिकल।
अब आ जाए एफ पर। क्या एग्री करते हैं कि एफ एफ या ऊपर वाला है ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है? यस सर। क्योंकि इसमें ना प्लेनो सिमेट्री है ना सेंटर सिमेट्री है। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, एनएनशियमर हुए। अब देखें आगे का पार्ट पढ़ते हैं। ये कहते हैं बाय एडिंग टू इक्विवेलेंट्स ऑफ एन ब्यूटाइल लिथियम टू अ सॉल्यूशन ऑफ एफ एंड जी, और जी जो प्रोडक्ट बनेगी आप वो बताइए, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जानते हैं कि ब्यूटाइल लिथियम ऑर्गेनोलिथियम होता है, ट्रांसमेटालेशन हो जाएगी। ट्रांसमेटालेशन हो जाएगी, शाबाश, ब्रोमीन लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा। और फिर डीएमएफ जो होता है डायमिथाइल फॉर्मामाइड, ये सीएचओ ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, सीएचओ ग्रुप, ये नेम रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं विल्स मेयर हाक फॉर्माइलेशन। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको नाम पता हो। बाकी विल्स मेयर हाक फॉर्माइलेशन, विल्स मेयर हाक फॉर्माइलेशन, हाक का एच कैपिटल है, इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। विल्स मेयर हाक फॉर्माइलेशन, ये फॉर्माइल ग्रुप लेकर आता है, यानी सीएचओ ग्रुप। ठीक है, और वो सीएचओ ग्रुप की जो सोर्स है वो डीएमएफ होती है, डायमिथाइल फॉर्मामाइड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएमएफ। तो अभी कहना चाह रहे हैं कि जब आप एफ या एफ प्राइम को ट्रीट करेंगे तो एच बनेगा या एच प्राइम या जो भी बनेगा वो आप बताइए, इसी तरह यहाँ पे भी बताइए। तो हम करते हैं इसको, और मुझे इसको कट करना होगा। सॉरी, ये क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, मैं पूरे को कॉपी करता हूँ और इस पूरे को मैं डिलीट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो क्या सजेस्ट करेंगे मुझे आप लोग एच के बारे में? क्विकली मुझे बताइए, मैं क्या बनाऊं एच? जी स्टूडेंट्स, कोई आइडिया कुछ, मतलब कहीं से शुरू तो करना होगा ना, मैं कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो लेना फिर होगा। ब्रोमीन जो है वो लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा। कौन सा वाला होगा? यहाँ कुछ उन्होंने लिख के दिया है क्या? ऐसा चेक कर लेते पहले। नहीं, कुछ लिख के नहीं दिया। चले फिर हम अपने पास से करते हैं। नहीं, लिखा है उन्होंने, वन ऑफ टू ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड इन ईच बेंजीन रिंग इज एक्सचेंज विथ लिथियम। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो ऐसा है कि दोनों रिंग से एक एक ब्रोमीन को रिप्लेस करना है लिथियम से और फॉर्माइल ग्रुप लगाना है। तो हम फर्ज करें कि ये ऊपर वाला जो रिंग है ना, इस पे 2 ब्रोमीन है। इस ब्रोमीन को मैं रहने देता हूं, इस ब्रोमीन को मैं रिप्लेस कर देता हूं CHO से। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं इस ब्रोमीन को, ऊपर वाले रिंग का जो ये ब्रोमीन है, ये इसका मैंने फॉर्माइलेशन कर दी है इसकी ग्रुप की, और नीचे वाले जो रिंग है इसमें भी 2 ब्रोमीन है, तो मैं इसकी कर देता हूँ फॉर्माइलेशन, लेट्स सपोज। और ये इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ रही है बात? अभी मैंने रैंडमली एक एक को कर दिया है। और ये ऐसा है, ये पीछे की तरफ होना चाहिए, ये आगे आ रहा है, इट शुड बी बिहाइंड, ये जो है ग्रुप। हाँ, अब सही है, अब सही है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा ऐसा। ये एक पॉसिबिलिटी तो ये है मॉलिक्यूल की। मैं इसको छोटा कर दूं थोड़ा,
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं नीचे वाले ग्रुप में इसको फिक्स रखता हूँ, यानी इस ब्रोमीन को फॉर्माइल रखता हूँ, ऊपर वाले ग्रुप में इंटरचेंज कर देता हूँ। यानी जो दो ब्रोमीन है, मैंने एक दफा इस वाले को CH फॉर्माइलेशन की है, अब मैं इस वाले को कर देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे CHO कर देता हूँ और यहाँ पे वापस ब्रोमीन कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने इसको होल्ड किया हुआ है CHO में, ऊपर वाले जो दो पॉसिबल्स हैं उनको मैंने इंटरचेंज किया। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऊपर वाले को मैं होल्ड करूं और नीचे वालों को रोटेट करूं। क्या मतलब? लेट मी कॉपी फर्स्ट। ठीक है, हमें इसके एनेंशियोमर्स बनाने, बेसिकली इनके एनेंशियोमर्स बनाने हैं, और यहाँ पे पहले CHO लगाता हूँ। पहले मैं बना लूँ, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा बन जाएगा तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है। इस CHO it is bromine, मैं इसको शॉर्टन कर रहा हूँ बॉन्ड लेंथ को, ताकि ये एक रीजनेबल हो जाए। और ये यहाँ से पीछे से ब्रोमीन डिलीट होगा, ये भी, तो ये यहाँ पर आएगा। ये है ही थोड़ा सा बनाने में कॉम्प्लेक्स है, और ये भी डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा, और मैं इसको डिलीट करके, हाँ, इसको ये करता हूँ। CHO एक मिनट रुकिए, हाँ ये कुछ बन गया ऐसा। नाउ कम बैक टू दिस। ये देखिए मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली इसका एनेंशियोमर बनाया है ऊपर वाले का। ये दो तो आप समझ गए थे, जिसमें हमने नीचे ब्रोमीन को फॉर्माइल ग्रुप में कन्वर्ट किया था यहाँ से, और ऊपर इन दोनों को चेंज किया था। अब मैंने एग्जैक्टली ऊपर वाले का, जिसको मैं नाम दे देता हूँ पहले ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ये H है और H के ही सारे हैं, तो इसको मैं H1 H2 कह देता हूँ। तो ये जो H1 है, मैंने इसका एनेंशियोमर नीचे बना दिया, मैं इसको H3 कह देता हूँ। ये H3 कहाँ से आया? बेसिकली ये H1 का एनेंशियोमर है। आप अगर गौर से देखें, इसमें CHO इधर है और ब्रोमीन इधर है, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, CHO में इधर ले आया, ब्रोमीन इस वाले को मैं यहाँ ले आया, और ये CHO जो ऊपर वाले रिंग में है, इसको मैं लेफ्ट पे ले आया हूँ और ब्रोमीन को मैं राइट पे ले आया। तो ये मैंने H1 का एनेंशियोमर बना दिया H3। और अगर H1 का एनेंशियोमर है H3, तो मैं H2 का एनेंशियोमर भी बना सकता हूँ, जिसको मैं H4 कहूंगा। और उसमें चेंजेस क्या होंगी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चेंजेस ये होंगी कि मैं नीचे वाले ग्रुप को होल्ड रखता हूँ, यानी यही CHO होल्ड है और ब्रोमीन डॉटेड है, लेकिन यहाँ से ये ब्रोमीन हो जाए और ये, सॉरी, ये ब्रोमीन हो जाए और ये आपका CHO हो जाएगा। तो ये देखिए, ये चार जो हमारे बने हैं कंपाउंड्स, H1 H2 H3 H4, ये बेसिकली, मैं दोबारा दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा वो करके, ये बेसिकली आपस में स्टीरियोमर्स हैं H1 और H3, इनेंशियोमर्स हैं H2 और H4 भी इनेंशियोमर्स हैं आपस में। ठीक है, और H1 और H2 आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं, और H3 H4 भी आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। I में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? I तो मैंने अभी कॉपी नहीं किया।
मैं पहले आई बना लूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे आई को इसके साथ। लेट मी कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन ये चल रहा है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर आई की। आय तो इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आय में ये है कि दोनों ब्रोमीन एडजेसेंट है। अगर आय का स्ट्रक्चर देख लें, दोनों ब्रोमीन ऊपर की तरफ भी एडजेसेंट है, नीचे की तरफ भी एडजेसेंट है। इसमें यह है कि मैं पहले बना लूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये ब्रोमीन है, ये CHO है, यहाँ पे ब्रोमीन होगा और मैं यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप लगा दूं अगर CHO, और ये डिलीट करना होगा, ये डिलीट करना होगा। ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए, जी को देखें, मैंने क्या किया, नीचे वाले रिंग से इस वाले को मैंने फॉर्मुलेशन कर दी ब्रोमीन की, और ऊपर वाले से मैंने इसकी कर दी रैंडमली। अब मैं क्या करूंगा, इसको होल्ड रखूंगा, यानी दूसरे वाले में भी इसी इसी फॉर्मुलेशन रखूंगा, ऊपर चेंज कर दूंगा। अभी मैंने राइट वाले की अब मैं लेफ्ट वाले की कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, इससे ये देखें डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। यानी मैं बस कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको CHO कर रहा हूँ और इस वाले को ब्रोमीन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ ये किया है, यानी इसको होल्ड रखा है, ऊपर चेंज कर दिया। अच्छा, अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ठीक है, बल्कि तीसरी छोड़ा, इसको मैं 2 पे रोकता हूँ उसको। तो बहरहाल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप लोग हैं यहाँ पे ऑनलाइन पे? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे अंदाजा है कि मुश्किल हो रही होगी, लेकिन बहरहाल देखें, मैं बनाने में असल में मसला हो रहा है, वरना ये इतना मुश्किल नहीं है। आप तो यूँ समझिए कि एक रिंग पे 2 ब्रोमीन है, तो आप एक की फॉर्मुलेशन करेंगे एक रिंग से और एक की फॉर्मुलेशन दूसरे रिंग से करेंगे। अब थ्योरेटिकली तो सब कुछ पॉसिबल है, मतलब मैं इसकी करूं एक दफा इसकी करूं, फिर एक दफा इसको होल्ड रखूं, एक दफा इसकी करूं, तो आप कुछ तकरीबन कई सारे बना लेंगे। लेकिन उन कई सारों में से कुछ जो है ना वो रिपीटेड होंगे या आइडेंटिकल होंगे, तो वो आप एलिमिनेट करेंगे ना, तो आपके यही बनेंगे। ठीक है, इसमें एक और पॉसिबल है, मतलब मैं अगर इनेंशियमर बनाना चाहूँ और मैं इसको चले बना देता हूँ, लेकिन इसको इसमें यह है कि वो उसका एनेंशियमर होगा बेसिकली, I2 का एनेंशियमर, यानी इस I2 का एनेंशियमर होगा। अच्छा, मैं पहले नंबर दे देता हूँ, सॉरी, मैं इसको I1 कह रहा हूँ, मैंने बताया नहीं आपको कि I1 है, ये I2 है। अब मैं I3 इसको कह देता हूँ, और मैं इसका एनेंशियमर बना रहा हूँ। और एनेंशियमर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से यूं आए, यहाँ से ये यूं आए। इसको मैं अगर ब्रोमीन कहता हूँ, इसको भी और इसको भी, और इसको मैं फॉर्माइल ग्रुप कहता हूँ अगर CHO, और बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा CHO। और इनको इनको होल्ड करना पड़ेगा। एक मिनट मुझे दीजिए बस। ये असल में ना यहाँ से होल्ड होगा। हाँ, अब सही हुआ है, अब सही हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली I3 जो है I2 का इनेंशियमर है, मतलब मैंने बिल्कुल इसका इनेंशियमर बनाया है।
ये इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, एच के और आई के, क्योंकि क्वेश्चन यही था। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन था assuming that the reaction proceeds completely, draw all possible stereoisomers for H and R। तो बहरहाल इससे ज्यादा पॉसिबल हो नहीं सकता कुछ आंसर। तो आप इसको बाद में दोबारा देखिएगा सॉल्यूशन को, तो आप रिकॉल कर लेंगे, वरना मैं किसी और दिन आपसे दोबारा डिस्कस कर सकता हूँ ये, मतलब लेकिन ये है कि पहले आप इसको देखें अपने तौर पे, सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बहरहाल अगले अगले पार्ट पे जाता हूँ, जस्ट टू सेव माय टाइम। ये इतना मुश्किल नहीं होगा मेरा ख्याल है। ये कहता है पार्ट a racemate of tetrabrominated F, ये देखें F ये था, है ना, ये दो एंजाइम्स थे F और F प्राइम, इसका रैसिमेट मिक्सचर हो जाएगा। अगर आप इसको ट्रीट करें इस कंपाउंड से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो क्या बनेगा वो बताना है, और उसके तमाम पॉसिबल वो बताने हैं एंजाइम्स। तो आप जानते हैं ब्यूटाइल लिथियम ब्रोमीन को इंटरचेंज करेगा, वही ट्रांसमेटाइलेशन, फिर बोरोन से ट्रीट होगा। जैसे फर्ज करें कि ये ब्रोमीन है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्ज करें ये ब्रोमीन है, ये ब्यूटाइल लिथियम से लिथियम में कन्वर्ट हो गया, फिर लिथियम से बोरोन में कन्वर्ट हो गया, बोरोन से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको याद होगा एल्कीन की हाइड्रेशन करते थे हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन के थ्रू, जिसमें OH भी है, जो वो है OH आ जाया करता था डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, मार्कोनिकोव, उस टाइप की चीजें। ये वैसे ये वो नहीं है, ये हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, ब्रोमीन रिप्लेस कर जाएगा OH के साथ, ब्रोमीन रिप्लेस कर जाएगा OH के साथ, ओवरऑल यही होगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो सीधी सीधी यही है जो मैं बना देता हूं, यानी मैं इस ब्रोमीन के बदले H ले आता हूं, ठीक है। क्या करता हूं मैं समझाता हूं आपको। यार मैं इस सारे डिलीट करूं क्योंकि सिर्फ ये एक रखना है, और मैं वहां से ये पिक कर लूंगा समझने के लिए। विले विले में दिखाता हूँ क्योंकि ये जरा बड़ा होगा। ओके, हाँ, मैं पहले क्वेश्चन आपका कॉपी कर दूं यहाँ पे। मैं आर आर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। देखिए ये यहाँ से वापस ब्रोमीन कर दूं इसको इस तरह का, और ये OH कर दूं, तो ये है एक कंपाउंड। आर है या एस है ये हम चेक कर लेते हैं। क्या आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकते हैं कि ये आर है या एस है? ये आर है, कैसे पता? सर क्लॉकवाइज हो रहा है OH से। हाँ बस ये क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए, तो इसी का एस बना सकते हैं आप। तो सर क्लॉकवाइज बनता है। हाँ ये तो खैर समझ गए आप बात, तो इसी का एस बना सकते हैं आप, इसी मॉलिक्यूल का। सर जो ऊपर वाली रिंग में ब्रोमीन लगा हुआ है उसमें चेंज कर देंगे, OH लगा देंगे। अच्छा, मैं आपकी बात को इस तरह लिखता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। आप कहना चाह रही हैं कि हम इसको यूं कर दें? मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रही हैं शायद। जी सर। अच्छा, क्योंकि फिर ये पायलट एटम है तो ये 1 2 3 ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो ये आरपी है, ये एसपी है जे का, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं इसको अगर इससे ट्रीट किया जाए जिसका नाम इन्होंने कहा है कैम्फेनिक क्लोराइड, तो फिर दोबारा आरएस बनेगा। तो ये कंपाउंड जो है इससे ट्रीट होकर क्या रिएक्शन होगा? क्या ख्याल है भाई? ये एसिड क्लोराइड है, कार्बोनाइल क्लोराइड है ना, ये C डबल बॉन्ड O और Cl, तो OH के साथ ये ईस्टर बना लेगा, फिनोलिक OH है सर।
ठीक है, ये ईस्टर बना लेगा, यानी मैं पहले इसी को कॉपी करता हूँ। ये क्या होगा, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत आसान है, मैंने यहाँ पे आर करके स्टार बना दिया, दैट्स इट। कैसे, मुझे कैसे पता ये बात, क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि OH जो इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा तो क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा, ये ईस्टर बन जाएगा। और इन्होंने कहा है कि इस पूरे ग्रुप को, क्लोरीन छोड़कर पूरे ग्रुप को आर स्टार कहते हैं आसानी के लिए, तो OH OR स्टार से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, OH जो है वो OR से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो दूसरा यहां से हो जाएगा, सर ऊपर वाला OR स्टार बन जाएगा। OR स्टार, यानी ये तो देखें, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है, पिछला थोड़ा पार्ट मुश्किल था, मैं मानता हूँ उसका, लेकिन ये तो सिंपल है, तो ये खैर हो जाएगा। आप इसको दफा रिकॉल करें, वरना आप जब फिजिकली आएंगे तो मैं, मतलब एग्जाम देने के लिए, तो मैं आपको उस वक्त भी ये कुछ प्रॉब्लम बता दूंगा, लेकिन ये कि कुछ क्लिक करें आप, तो फिर हम इस पर बहस करेंगे बाद में। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, जे और के। सर नीचे ब्रोमीन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये रहा, थैंक यू। ठीक है, ये जे और के। अच्छा, ये जो है ये इनेंशियोमर्स है आपस में, जे यानी JR और JS, ये आपस में डायस्टीरियोमर कह रहे हैं। हालांकि ये आपको दिखने में इनेंशियोमर लग रहा होगा, आप बोलेंगे सर इसी से तो बना है, लेकिन चूंकि देखिए इसमें और भी कायरल ग्रुप्स आ गए बिकॉज ऑफ दिस कैम्फेनिक एसिड, ये कायरल है, तो इसके अंदर कायरलिटी छुपी हुई है। तो आप जानते हैं कि इनेंशियोमर उस वक्त होता है जब तमाम कायरल सेंटर्स इन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर कुछ इन्वर्ट हो और कुछ ना हो तो आपस में उनका रिलेशनशिप क्या होता है, डायस्टीरियोमेरिक। आइसोमर्स। तो ये डायस्टीरियोमेरिक है, के यानी ये वाला के और ये वाला के, ये आपस में डायस्टीरियोमर है बिकॉज ऑफ दिस आर स्टार। ठीक है, ये हो गई बात खत्म इसकी। आखिरी पार्ट करते हैं, पार्ट 3 नहीं, पार्ट 4, 3 तो यही था। 3 तो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ RPJ SPJ RPK एंड SPK, यू कैन एब्रिविएट द असाइल मोइटी विद दिस आर स्टार, कर लिया है। आखिरी पार्ट बस ये कहते हैं कि द फोटो डायमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन, के एंथ्रासीन कहलाता है, अफोर्ड द प्रोडक्ट whose planar chirality is similar to that of cyclophane। ठीक है, अच्छा, ये रिएक्शन दिखाया है कि किस तरीके से एक एंथ्रासीन दूसरा एंथ्रासीन आपस में कपल कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, UV रेडिएशन, और वो इस तरह बनाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये तो अनसब्स्टिट्यूटेड है, अगर मैं इसको एक जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूं जैसे कंपाउंड L, तो कितने पॉसिबल कंपाउंड्स बनेंगे, वो बनाइए, यानी स्टीरियोइसोमर, और उनमें इनेंशियोमेरिक रिलेशनशिप अगर किसी का है तो हमें वो बनाना है। ठीक है, ये हमारा अच्छा काम है, ये मैं करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कट करके सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है समझने के लिए यहाँ पे, और पहले मैं ये मोइटी बना लेता हूँ ऐसी वाली, और इसके बाद हम इसको समझेंगे। तो मैं इस वीडियो को पॉज करके ये स्ट्रक्चर सारे पहले बनाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, बिफोर pausing this video, we were discussing that this is how the anthracene dimerizes in the presence of this UV radiation. This is unsubstituted, and now when we have this carboxylic group attached to this position, how many isomers are possible? We have to draw all these isomers and we have to mention the pair of enantiomers. ठीक है, ये हमारी टास्क है आखिरी इस क्वेश्चन की, फिर we will end this lecture। तो इसके लिए मैंने ये जो कंपाउंड ये L कह रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट किया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर अनसब्स्टिट्यूटेड होता तो ये था। अब हम ऐसा है कि सारे कॉम्बिनेशन देख लेंगे, लेकिन आपको पता है कि कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो रिपीट होंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा क्लोरीन यहाँ रखता हूँ, सॉरी नॉट क्लोरीन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है,
लाइक दिस, और दूसरा भी इसी के साथ ही रखता हूं, यानी इस पोजीशन पे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, ठीक है। क्या ख्याल है, ये है पॉसिबिलिटी या नहीं है? यस सर है। अच्छा, दूसरी ये है कि मैं नीचे वाले पोर्शन को, यानी इस पोर्शन को होल्ड करता हूं, एज इट इज रखता हूं। ऊपर वाला जो पोर्शन है, यानी ये वाला, सॉरी गिव मी अ मिनट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको मैं फ्लिप कर देता हूं। फ्लिप से मतलब है क्या करता हूं, मैं बनाता हूं फिर आपको समझाता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं ऐसा कर देता हूं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्या ख्याल है? ठीक है ना, लोअर रिंग को होल्ड किया है, एंथ्रासीन रिंग को, एंथ्रासीन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ है, ऊपर वाले को मैंने फ्लिप किया है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोबारा लोअर रिंग को होल्ड करता हूं और इस पोर्शन को उस तरफ ले जाता हूं। क्या मतलब मेरा कहने का? अब देखिएगा आप, आई बिलीव कि आप समझ जाएंगे कि मैं इसको यहां कर दूं लाइक दिस, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो मैं नंबर दे देता हूं पहले इनको, ताकि आसानी रहे बोलने में। ये M तो सारे ही हैं, ये M1 है, ये M2 है। आप देखें M1, M2, M3 में क्या फर्क है। लोअर जो रिंग है उसको होल्ड किया हुआ है, और ऊपर वाले रिंग की तीन पॉसिबिलिटी हो गई, चौथी भी हो सकती है, हम चौथी भी बनाएंगे। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इसको यहां कर दें। तो क्या ख्याल है, ये चार पॉसिबिलिटी स्टूडेंट पॉसिबल है? यस सर। ठीक है ना, ये तो सीधी सी बात है। नीचे वाले रिंग को मैंने होल्ड करके प्लेन को ऊपर वाले में चारों पॉसिबिलिटी लगा दी, यानी इधर 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 इधर, M1, M2, M3, M4। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी तो और भी हो सकती है। क्या कि मैं नीचे वाले रिंग को फ्लिप कर दूं, यानी इस कार्बोक्सिलिक को इस तरफ ले जाऊं। क्या मतलब है, आपको बना के दिखाता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस वाले कार्बोक्सिलिक को मैं यहां मूव कर दूं, इट इज लाइक दिस, बट इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, ये ऐसा। सर ये तो M3 वाला ही नहीं बन गया। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सही कह रही है, रिपीट हो जाएगा। मैं इसको यूं करना चाह रहा हूँ, तो मेरे जहन में है बात ये। अब तो ये अलग हो गया ना, मेरा एक नया ही हो गया बाकियों से। सर M2 जैसा नहीं है ये। सॉरी सर ये M2 जैसा नहीं हो गया मतलब स्ट्रक्चर। नहीं हुआ। अगर आप ही कहना चाह रहे हैं इसको मैं रोटेट करता हूँ इधर, तो लेट मी चेक। हाँ, क्योंकि ये देखिए घूम के पीछे से इधर आ जाएगा इस कार्बन पे, यानी ये, और ये घूम के इधर आ जाएगा। हाँ, यू आर राइट, ये जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये नहीं बनेगा, यानी ये M2 ही है, M2 का रोटेटेड वर्जन है। तो और क्या पॉसिबिलिटी हो, ये मैं इधर कर दूं अगर। सही है, आप सही कह रही है, थैंक यू। आप सही कह रही है। अगर मैं इसको यहां कर दूं, अब है पॉसिबल? नहीं सर, अभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब क्यों नहीं है पॉसिबल? M4 जैसा हो जाएगा। M4 जैसा हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ना इधर पॉसिबल ना इधर पॉसिबल। अच्छा, अब मैं अगर इधर कर दूं इसको, सही है, वेरी गुड, आप सही कह रही हैं। इधर कर दूं, सर M1 बन जाएगा। तो ये M1 हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोटेट होकर आएगा तो M1 हो जाएगा। अरे जबरदस्त, ये तो किसी एंगल से बन ही नहीं रहा। अच्छा, अब कौन सी पॉसिबिलिटी, ये रह गई थी इधर वाली, ये हो गई थी। अगर मैं इधर कर दूं,
सर इधर कर देंगे तो M3 जैसा हो इधर जाएगा जैसे ना कर देंगे तो M3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही, ठीक है। यानी ये 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, ये चारों कहीं ना कहीं से सेट हो रहे हैं। मतलब अगर मैं इधर करता हूं तो ये M3 बन जाएगा, आप सही कह रही हैं। अगर मैं इधर करता हूं तो ये M4 बन जाएगा। अगर मैं ये इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखता हूं तो ये M2 हो जाएगा। और अगर मैं इधर रखता हूं तो ये M1 हो जाएगा। ऐसी कहना चाह रही है ना आप? अच्छा, यस वेरी सर। गुड, शाबाश। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहां रख के देखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक को यहां रखते हैं, ठीक है। इसको यहां होल्ड करते हैं और इसको फर्ज करें यहां करते हैं। अब बताएं, अब ये दोनों एक साइड पर हैं और सर ये न्यू स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये न्यू हो जाएगा, क्योंकि आप इसको आप पूरे रोटेट करेंगे तो ये M1 जैसा नहीं होगा, लेकिन ये M1 का एनेंशियोमर हो जाएगा अगर आप समझने की कोशिश करें तो। ये कंपाउंड न्यू होगा और ये M1 का एनेंशियोमर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि देखें, जब मैं इसको रोटेट करूंगा पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे, तो कार्बोक्सिलिक इधर आ जाएगा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, यानी यहां से कंपेयर करें, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। तो ये इसका एनेंशियोमर हो जाएगा M1 का। इसको मैं M5 कह देता हूं। थैंक यू आयशा। और अब और पॉसिबिलिटी, अब अगर हमने एक डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है, और भी करके देख लेते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इसको होल्ड रखता हूं नीचे वाले को, इसको यहां करता हूं कार्बोक्सिलिक को यहां पे? क्या ये नया है या कोई है ऐसा रिपीटेड? नया सर होगा। शायद नया है। ये नया होगा क्योंकि दोनों में सेम साइड पर है, अपोजिट है, लेकिन रुक जाए, हाँ नया होगा। और नया होगा और ये इसी का एनेंशियोमर है M2 का, यानी इत्तेफाक से मैंने बिल्कुल सही जगह पे बनाया है, ठीक है। इत्तेफाक है कि मैंने सही जगह बनाया है। इसको मैं M6 कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ना असल में क्वेश्चन, अगर मैं आपको दिखा दूं दफा, इन्होंने ये लिखा है कि ड्रॉ ऑल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 4 डाइमराइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सब्स्टिट्यूटेड एंथ्रासीन L, among these draw line between each pair of enantiomers, ठीक है। ये लाइन बना देते हैं। ये लाइन से मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये इनमें लाइन बन गई, ये लाइक दिस, ये आपस में एनेंशियोमर होगा। अच्छा, सर और M6 के जो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अबव द प्लेन होगा ना? दोबारा बोलिए। सर M6 का जो ऊपर वाली रिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अबव द प्लेन होगा ना? M6 में ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक अबव द प्लेन, हाँ हाँ ये होगा, ठीक है। ये तो मैंने असल में कॉपी पेस्ट किया था ना, ये कहना चाह रही हैं आप, ठीक है, थैंक यू। और पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, शायद निकल आए और शायद नहीं निकले। और पॉसिबिलिटी ढूंढने का आसान तरीका यही होता है कि हम एक को होल्ड करके बाकी को खेलते रहे। तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पे भी नहीं होगा, अब यहाँ पे भी नहीं होगा, वो हो चुका है। अगर मैं यहाँ रखूँ इस जगह पे, चले पहले रख लेता हूँ, फिर देखते हैं कि कोई वो रिपीट हो रहा है क्या इस जगह पे। लेट मी सी। सर ये न्यू स्ट्रक्चर है। नहीं, मुझे चेक करने से पहले मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरह आएगा। हाँ, ये न्यू स्ट्रक्चर, और ये M4 का इसका एनेंशियोमर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यू मे कन्विंस योरसेल्फ, ठीक है। ये M4 का है, ये M7 कह देते हैं इसको, नंबरिंग तो हमारी अपनी है M7। क्यों मैं इतना श्योर क्यों हूँ M4 का? क्योंकि देखिए, मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ 180 डिग्री पे, तो ये कार्बोक्सिलिक घूम के इस तरफ आ जाएगा इस कार्बन पे, और ये कार्बोक्सिलिक इस कार्बन पे आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये एनेंशियोमर नहीं होगा, ये डायस्टीरियोमर होगा इसका, माय मिस्टेक, सॉरी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये रोटेट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक तो इधर आ जाएगा, लेकिन यानी सेम जगह पे, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक यहाँ चला जाएगा। तो ये एनेंशियोमर नहीं होगा M7 का। ये मतलब होगा नया कंपाउंड, लेकिन ये एनेंशियोमर नहीं होगा इसका, माय मिस्टेक, सॉरी। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या?
नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने चारों पॉसिबल देख लिए। इसको यहाँ रख के देख लें, नहीं तो ये M3 बन जाएगा। वो सर तो M3 कैसे बनेगा? भाई अगर मैंने इसको ये यहाँ रख लिया, इसको सॉरी इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ नीचे, तो M3 का एनेंशियमर बन जाएगा। ठीक है, मैं तो इसी वाले को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम पहले एनेंशियमर बना लेते हैं, वो हमें जरा आसान है समझना। एक मिनट, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ ये ऊपर वाला। क्या ख्याल है, ये M7 M3 का एनेंशियमर हो जाएगा? सर ये भी डायस्ट्रीमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नीचे वाली रिंग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरी पोजीशन पे है। हाँ, यू आर राइट। असल में ये कार्बोक्सिलिक अगर इधर होता, इस तरफ इधर होता, तो ये एनेंशियमर होता, ये डायस्ट्रीमर ही होगा। यू आर राइट। ठीक है, चलें फिर, बस ठीक है। ये बनाया हमने, और एक जो पहले बनाया था मैं दोबारा बना देता हूँ, वो भी रखते हैं। यू आर राइट, वो यहाँ था, ऊपर की तरफ था। और ये कन्विंस हो जाए कि ये सारे डिफरेंट होंगे M8 तक, ये 8 है, या कोई रिपीट भी हो रहा है इनमें से। हमने M1 M2 M3 M4 अप टू M8 बनाए हैं, जिसपे से हम M1 और M5 को एक दूसरे का इनेंशियो वर्क कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हमने M5 को गलत कहा है। M1 M5 इनेंशियमर नहीं है, M1 M6 इनेंशियमर है। एक मिनट मुझे चेक करने दें। चलें अभी इनेंशियमर छोड़ा, पहले हम पहले स्टीरियोआइसोमर्स देख लेते हैं, इनेंशियमर बाद में बनी जाएंगे। ये देखें, ये 8 अलग है या नहीं है, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ। देखिए दोनों में कार्बोक्सिलिक सेम साइड पर है, और ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है मेरे ख्याल से। बहरहाल हमने मुख्तलिफ इसके कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इसको देखें आप लोग भी। तो क्यूरी हो तो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। मैं बोर्ड पे इसको बहुत अच्छा समझाता, लेकिन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बार बार हमें चेंज करना पड़ रहा है। जैसे अभी तो खैर ठीक है, लेकिन बहरहाल तो इस्माइल कुछ समझ में आया आपको? असल में ना ये मैं एग्री करता हूँ, ये नया टॉपिक है और मुश्किल है। मुश्किल इन सेंस के इसको ड्रॉ करना और परसीव कराना मुश्किल है, वरना केमिस्ट्री वाइज तो आपको पता है कुछ नहीं है। मतलब केमिस्ट्री हुई कहाँ है, कुछ भी नहीं हुई है। ब्रोमिनेशन आपको ऑलरेडी पता है रिंग की कहाँ होगी, डाइब्रोमिनेशन, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, और ट्रांसमेटाइलेशन भी आपको मालूम है, और फॉर्माइलेशन भी आपको पता है, और ये एस्टरिफिकेशन भी पता है, और ये भी पता है कि ये किस तरह हाइड्रोक्सी आता है, और आरएस निकालना भी आपको आ गया है, प्लेनर इसका कायरलिटिक में जो आरएस निकालना होता है। तो बस ये सारी चीजें भी अगर आपने सीख ली तो आपकी अचीवमेंट है। बाकी ठीक है, ये प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने इसको अपने तौर पे काफी हद तक कवर कर लिया इस लिमिटेड टाइम के अंदर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद सम न्यू प्रॉब्लम्स। ये मैं अपलोड कर दूंगा, और थोड़े अर्से बाद तो इसके सॉल्यूशन भी रिलीज हो जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।